तो साथियों आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड पार्ट में, जो आरपीएफ का सेकंड पार्ट इकोनॉमिक्स हमने पढ़ाया था उसके सेकंड पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं आगे पार्ट 2 में। तो अच्छी तरीके से सभी लोग जुड़ जाइए और एकदम बेहतरीन तरीके से आपके लिए वीडियो होने वाली है। सभी लोग एकदम बेहतरीन तरीके से जुड़ जाएंगे और वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि आपके जो भी मित्र तैयारी कर रहे हैं, आप लोग जान रहे हैं आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप सभी लोग क्या करेंगे, ज़रूर से ज़रूर तैयारी करेंगे, ज़रूर ज़रूर जुड़ेंगे, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करेंगे नाबार्ड की, नाबार्ड बैंक की बात करेंगे, नेशनल बैंक, बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे। स्थापना इसकी कब होती है? 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना होती है। स्थापना कब होती है? 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना होती है। किसकी सिफारिश पर होती है? आप नेबार्ड से फुल फॉर्म भी पूछता है कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल एग्रीकल्चर, आप यहाँ पे देखिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे, ठीक है ना। स्थापना की बात करेंगे 12 जुलाई 1982 को होती है और सिफारिश किसकी सिफारिश पर? शिवरामन समिति की सिफारिश पर होता है। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में इसका मुख्यालय है। उद्देश्य की बात करेंगे, ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है, तो कृषि एवं उससे जुड़े हुए क्षेत्रों में क्या करना? पशुपालन यानी मत्स्य पालन करना, जिसे आप पीसी कल्चर कहते हैं, एनिमल हाउस बाउंड्री, ये सारी चीज़ें करना। साख सुविधाओं को प्रदान करना, ठीक है ना, क्षेत्रों में साख सुविधाओं को प्रदान करना, जैसे पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया। सीडीबी की बात करेंगे, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब होती है? 2 अप्रैल 1990 ईस्वी को होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लखनऊ में है। कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लखनऊ में। और यहाँ पे एग्जिम बैंक की बात करेंगे, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना कब होती है? 1982 ईस्वी में होती है। और व्यापार को बढ़ावा देना, ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ावा देना। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में इसका मुख्यालय है। एनएचबी की बात करेंगे, नेशनल हाउसिंग बैंक। किसकी बात करेंगे? नेशनल हाउसिंग बैंक की बात करेंगे। राष्ट्रीय आवास बैंक, किसकी बात करेंगे? राष्ट्रीय आवास बैंक की बात करेंगे। इसकी स्थापना कब होती है? 9 जुलाई 1988 को होती है। इसकी स्थापना कब होती है? 9 जुलाई 1988 को होती है। सी रंगराजन समिति की सिफारिश पर होती है। कब होती है? सी रंगराजन समिति की सिफारिश पर होती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। आईडीबीआई बैंक की बात करेंगे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। किसकी बात करेंगे? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे। इसकी स्थापना कब होती है? 1 जुलाई 1964 ईस्वी को होती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? हेडक्वार्टर मुंबई में है। और अक्टूबर 2004 से यहाँ व्यापारिक बैंक बना। कब से बना? अक्टूबर 2004 से यहाँ क्या बन गया? एक व्यापारिक बैंक बन गया। और आईएफएससी की बात करेंगे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। क्या? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र। क्या? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र। और ये वित्तीय सेवा प्रदान करता है, ये फाइनेंशियल यानी यह वित्तीय सेवा प्रदान करता है। मतलब वित्तीय मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल सेवा प्रदान करता है, ठीक। भारत में इसका जो कार्यालय है कहाँ पर है? मुंबई में इसका कार्यालय है। भारत में इसका कार्यालय कहाँ है? मुंबई में इसका कार्यालय है, ठीक। किसका? आईएफएससी बैंक का। आप बैंक में खाता खुलवाएंगे ना तो वहाँ पर आपको एक आईएफएससी कोड भी मिलता है, वही होता है, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर आपका होता है, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे एनपीसीआई की बात करेंगे, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम। क्या? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की बात करेंगे। स्थापना इसकी दिसंबर 2008 में इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। भीम की बात करेंगे, भारत इंटरफेस फॉर मनी। क्या? भारत इंटरफेस फॉर मनी। ये लॉन्च कब होता है? 30 दिसंबर 2016 को लॉन्च होता है। कब लॉन्च होता है? 30 दिसंबर 2016 को लॉन्च होता है। किसकी समिति पर? रघुराजन जो कि गवर्नर हैं, ठीक है ना, इनकी समिति पर होता है। आईएफसीआई बैंक यानी इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब होती है? 1948 में होती है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में हो जाएगा। और कार्यालय की बात करें, इसका कार्य की बात करें, फंक्शन की बात करेंगे तो औद्योगिक क्षेत्र में साख सुविधा पर नियंत्रण करना। क्या करना? औद्योगिक क्षेत्र में साख सुविधा पर नियंत्रण करना, ठीक। आईसीआईसीआई बैंक की बात करेंगे, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या बात करेंगे? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। स्थापना की बात करेंगे, 5 जनवरी 1955 की इसकी स्थापना होती है।
भारत सरकार प्लस विश्व बैंक प्लस भारतीय उद्यमी के सहयोग से होता है। ठीक, 1990 में यह व्यापारिक बैंक का हिस्सा बना। किसका हिस्सा बना? व्यापारिक बैंक का हिस्सा बना। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? मुंबई में है। रजिस्टर्ड ऑफिस बड़ोदरा गुजरात में। कहाँ पर? बड़ोदरा गुजरात में। और मुद्रा बैंक की बात करेंगे, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट क्या हो जाएगा? रेटिनेंस एजेंसी। क्या हो जाएगा? रेटिनेंस एजेंसी की बात करेंगे। स्थापना इसकी 7 अप्रैल 2015 को होती है और उद्देश्य इसका सूक्ष्म इकाइयों का विकास करना। क्या करना? सूक्ष्म इकाइयों का विकास करना। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा। आगे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। NBFCS नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। क्या? गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की बात करेंगे तो यह बैंक नहीं है लेकिन बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करती है। बैंक नहीं है लेकिन क्या करती है? बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करती है। यह ऋण प्रदान करती है। इट इज़ नॉट अ बैंक बट प्रोवाइडिंग बैंकिंग फैसिलिटीज़। इसका उद्देश्य क्या है? सुदूर क्षेत्रों में साख सुविधाएं प्रदान करना। क्या करना? साख सुविधाएं प्रदान करना। उदाहरण तौर पर बजाज फाइनेंस, मैथ्यूज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस आपका हो जाएगा। ये मांग जमा स्वीकार नहीं करती। क्या नहीं करती? ये मांग जमा स्वीकार नहीं करती। ये समय जमा TD स्वीकार करते हैं। ठीक है ना, यानी एक्सेप्ट टाइम डिपॉजिट। ठीक है। NPA की बात करेंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। क्या? नॉन परफॉर्मिंग एसेट, गैर निष्पादनकारी परिस्थिति। क्या हो जाएगा? तो बैंकों द्वारा दिया गया ऋण अगर वापस नहीं आता तो वह बैंकों के लिए NPA कहलाता है। यदि बैंकों द्वारा दिया गया ऋण अगर वापस नहीं आता तो वह क्या कहलाता है? बैंकों के लिए NPA कहलाता है, नॉन प्री परफॉर्मिंग एसेट। ठीक, ये आपका हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये भी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। चलिए क्या है? 3 प्रकार के होते हैं। सब स्टैंडर्ड एसेट की बात करेंगे, जब 12 माह तक पैसा जमा नहीं होता। ठीक है ना। संदिग्ध यानी डाउट फुल एसेट की बात करेंगे, यदि लोन का भुगतान 36 माह तक ना हो। ठीक है ना। तो हानि परिसंपत्ति की बात करेंगे, लॉस एसेट की बात करेंगे, यदि 36 माह से अधिक समय तक लोन का भुगतान नहीं होता। RRB की बात करेंगे, रीजनल रूरल बैंक की बात करेंगे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को होती है। ठीक। SRRB मतलब उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ? मुरादाबाद और गोरखपुर में। ठीक। राजस्थान में जयपुर में, पश्चिम बंगाल में मालदा में और हरियाणा में भिवानी में है। उद्देश्य की बात करेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया की बात करेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सुविधाएं प्रदान करना। और संरचना की बात करें, केंद्र सरकार 50%, राज्य सरकार 15% और प्रवर्तक निदेशालय जो होता है ना 35%। ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे तो 3 प्रेसिडेंसी, तो कोलकाता प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। आगे ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे, 3 प्रेसिडेंसी में कोलकाता प्रेसिडेंसी 1866 ईस्वी में और बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो आपका होता है 1840 में और मद्रास प्रेसिडेंसी आपका 1843 में होता है। ये विलय होकर किसमें? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में बनती है 1921 में, AD गोरेवाला समिति के आधार पर। और उसके बाद क्या होता है? इसके आधार पर SBI बैंक का स्थापना होती है। 4 राष्ट्रीयकरण जो आपके बैंक होते हैं उसको मिलाकर और 1 जुलाई 1955 ईस्वी को। अब देखिए 1925 से 26 ईस्वी की बात करेंगे, रॉयल कमीशन RBI की स्थापना की बात करें। किसकी? RBI की स्थापना की बात करेंगे। शाही आयोग, यंग हिल्टन कमीशन। क्या? यंग हिल्टन कमीशन। बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1771 ईस्वी की बात करेंगे तो यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक। ठीक। अवध कॉमर्शियल बैंक की बात करेंगे, भारत का पहला व्यापारिक बैंक है। नोट पेमेंट बैंक यानी स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये मैं आगे इसको छोड़िए। आर्थिक या नियोजन की बात करेंगे, योजना नियोजन, प्रयोजन, प्लानिंग की बात करेंगे, लक्ष्य टारगेट को शीघ्रता से प्राप्त किया जा सके, जनता के कल्याण के लिए सरकार द्वारा बनाई जाती है। समवर्ती सूची यानी कि कॉनकरेंट लिस्ट का विषय है। कानून बनाने का अधिकार केंद्र और 4 राज्य सरकार का होता है। सोवियत संघ रूस USSR अवधारणा पर लिया गया है। उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? गरीबी को कम करना और राष्ट्रीय आय को बढ़ाना। गरीबी को कम करना, राष्ट्रीय आय को बढ़ाना, रोजगार को बढ़ाना
और आय को बढ़ाना, किसको, आय को बढ़ाना। एम विश्वेश्वरैया की बात करें 1934 ईस्वी में, प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया, पहली बार आर्थिक नियोजन का विचार करना, भारत में आर्थिक नियोजन के पिता कहे जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1938 की बात करेंगे, हरिपुरा सम्मेलन गुजरात, अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस, और इसमें एक समिति बनाई गई राष्ट्रीय नियोजन समिति, अध्यक्ष पंडित नेहरू थे इसके। ठीक, बॉम्बे प्लान की बात करेंगे, बॉम्बे प्लान 1944, किसकी बात करेंगे, बॉम्बे प्लान 1944, मुंबई के उद्योगपतियों द्वारा, किसके द्वारा, मुंबई के उद्योगपतियों द्वारा, मुखिया यानी हेड सर आर्दो शीर दलाल, ठीक है ना। 8 उद्योगपति थे। गांधीवादी योजना 1944, श्री राम नारायण अग्रवाल, जन योजना 1945, एम.एन. रॉय, सर्वोदय योजना 1950, जयप्रकाश नारायण। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। आगे, खुले बाजार की क्रियाएं निम्न में से किस नीति की विशेषताएं, आपको थोड़ा क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। तो खुले बाजार की जो क्रियाएं हैं निम्न में से किस नीति की विशेषता है, तो वो मौद्रिक नीति की विशेषता है। मौद्रिक नीति की, अगर राजस्व नीति की बात करेंगे सरकार की है, राजकोषीय किसकी है, सरकार की है। ठीक, और श्रम नीति भी क्या है, सरकार की है। देखिए भावात्मक में कुछ होता है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो दर। गुणात्मक में क्या होता है, उच्च सीमा निम्न सीमा, और नैतिक दबाव, ठीक है ना, आपका ये होता है आरबीआई द्वारा, और क्या होता है, गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है ना। ये आपका क्रय और विक्रय आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। आगे देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मुद्रास्फीति अत्यधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक संभावित रूप से सरकारी प्रतिभूतियां खरीद सकता है। यदि रुपए का तेजी से मूल्यह्रास हो रहा है तो आरबीआई बाजार में डॉलरों का संभावित रूप से विक्रय कर सकता है। यदि यूएसए या यूरोपीय संघ के में ब्याज दरें गिरती होती तो इससे संभावित रूप से आरबीआई की डॉलरों की खरीद प्रेरित हो सकती है। उपयुक्त कथनों में से कौन से, तो केवल 2 और 3 आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। सामान्य रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य क्या है, तो मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा, जो कि आपका लिए बेहद इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो निम्नलिखित उपायों पर विचार करें कि जिन्हें आरबीआई अर्थव्यवस्था में, क्या, आरबीआई जो अर्थव्यवस्था में, ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्या यहाँ पर आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लाता है। कौन सा, ध्यान दीजिएगा, बैंक दर में वृद्धि, नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि, सांविधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि, ठीक है ना। आपका ये हो जाएगा, तो केवल 1, 2, 3 और 1, 2 और 3 आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा प्रश्न, 5वां प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात CRR में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव क्या होगा, वृद्धि होगी, क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। भारत सरकार ने 14 बड़े व्यापारिक बैंकों को राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम किया 1969 ईस्वी को, याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो भारत सरकार ने 14 बड़े व्यापारिक बैंकों को राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम किया, कब किया, 1969 ईस्वी, 19 जुलाई 1969, जमा पूंजी 50 करोड़, ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा। ठीक, रुपये जारी किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, नाबार्ड द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड यानी कि इंडियन नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, या राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेप लिमिटेड द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड के द्वारा, ठीक है ना, एटीएम का संचालन। आगे चलेंगे। आगे देखिए जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये भी है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कब होता है, अप्रैल से मार्च के बीच में होता है, क्या होता है, अप्रैल से मार्च के बीच में आपका होता है, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है, तो मौद्रिक नीति का जो निर्माण है भारत में कौन करता है, आरबीआई करती है, मनी मार्केट, ठीक है ना। राजकोषीय नीति और कैपिटल मार्केट करता है, यानी सेबी क्या करता है, कैपिटल मार्केट करता है, और
जो वित्त मंत्रालय राजकोषीय नीति को करता है। ठीक, आगे चलेंगे। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? वह गर्म मुद्रा कहलाती है। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए। दुर्लभ मुद्रा का आशय उस मुद्रा से है जो विकसित देशों का है। क्या है? जो विकसित देशों का है। ठीक है ना, आगे क्वेश्चन देखेंगे। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय है, आपको ये बताना है। तो मुद्रा करेंसी के मूल्य और वस्तु के मूल्य में वृद्धि आपका हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे चलेंगे। भारतीय मुद्रा में 1 रुपए का नोट जारी किया जाता है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के हस्ताक्षर पर। क्या? भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के हस्ताक्षर पर। ठीक है ना, चलिए। शिवरामन समिति की सिफारिश में निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना की गई? तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की। जो शिवरामन समिति की सिफारिश में निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना की गई? तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की। ठीक है ना, चलिए। भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई होती है मुंबई, कोलकाता तथा हैदराबाद और नोएडा में भी होता है। ठीक है ना, और प्रिंट नोट का कहाँ पर है? देवास मध्य प्रदेश में, भी हमने आपको बताया थ्योरी में। मैसूर कर्नाटका और शालबोनी वेस्ट बंगाल, नासिक महाराष्ट्र आपका हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए। और स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है क्रेडिट कार्ड में होता है। किस में होता है? क्रेडिट कार्ड में, एटीएम में, और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में भी होता है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित भारतीय बैंकों में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? तो फेडरल बैंक आपका हो जाएगा अमेरिका। ठीक है ना, चलिए आगे चलेंगे। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा हो जाएगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक हो जाएगा 1 जुलाई 1955 को एडी गोरेवाला की समिति में, और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है ना, ये इसी से बल्कि अभी ऊपर आपको बताया ना, इसी से मिलकर बना हुआ था। ठीक है ना, चलिए। और भारतीय मुद्रा छापा जाता है नासिक प्रिंटिंग प्रेस में छापा जाता है। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। अब आपके आगे पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो पंचवर्षीय योजना यूएसएसआर सोवियत संघ रूस, कुल 12 आपकी पंचवर्षीय योजनाएं हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चलती है, जिसे आप फर्स्ट ईयर प्लान कहते हैं। ठीक है ना, और ये 5 साल के लिए बनाई गई थी। तो मॉडल हेराल्ड डामर मॉडल पर था। इसका लक्ष्य था 2.1% और अचीव इसने कितना किया था? 3.6%। प्राथमिकता क्या थी इसमें? कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना, सिंचाई को उपलब्ध कराना, विद्युत का बहुत बड़ा उस समय क्या था? संकट था। उद्देश्य की बात करेंगे, अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास। तो सीडीपी सामुदायिक विकास कार्यक्रम। क्या? सामुदायिक विकास कार्यक्रम अमेरिका सहयोग से शुरू कब होता है? 2 अक्टूबर 1952 को। 5 आईआईटी की स्थापना होती है इसमें। पंडित जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत का मंदिर। ठीक, उपलब्धि की बात करेंगे, बहुउद्देशीय योजनाओं को इसमें चलाया गया, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को। और भाखड़ा नागल बांध यहाँ बनाया गया, ब्यास प्रोजेक्ट को चलाया गया, दामोदर वैली प्रोजेक्ट चलाया गया, हीराकुंड महानदी प्रोजेक्ट चलाया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें 1956 से लेकर 1961 तक होती है। कब से कब तक होती है? 1956 से लेकर 1961 तक। और मॉडल कौन सा था? प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल। कौन सा था? प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल था। नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित है ये। ठीक, और उद्देश्य की बात करेंगे, समाजवादी समाज की स्थापना। उद्योग की बात करेंगे, प्राथमिकता तीव्र औद्योगिकरण, यानी कि क्या हो जाएगा? फास्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, भारी एवं आधारभूत उद्योग। लक्ष्य 4 से 4.5%, प्राप्ति 4.3%, उपलब्धियां लौह इस्पात उद्योग। ठीक है ना। भिलाई की बात करेंगे, छत्तीसगढ़ रूस, दुर्गापुर ब्रिटेन पश्चिम बंगाल, राउरकेला उड़ीसा जर्मनी आपका हो जाएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 1966 के बीच में आती है। सर्वाधिक असफल रही, अनसक्सेसफुल रही। कारण क्या था इसमें? 1962 चीन के साथ युद्ध होता है। 1964 नेहरू की मौत हो जाती है। 1965 में पाक के साथ यानी पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है। 1965 में सूखा भी पड़ता है। प्राथमिकता इसकी कार्य कृषि एवं उद्योग, इसकी प्राथमिकता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से लेकर 66 के बीच में आती है। कब से कब आती है? 61 से लेकर 66 के बीच में आती है। अब देखिए ये मॉडल कौन से मॉडल पर थी? ये इसका मॉडल था गांडगिल मॉडल। कौन सा था? गांडगिल मॉडल। जॉन सेंडी एवं सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। कौन?
जॉन सेंडी एवं सुखमय चक्रवर्ती मॉडल था, ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा। और उद्देश्य इसका क्या था, आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंट। उपलब्धियां ऐसी क्या थी, बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री 1964, रूस का सहयोग था। 1965 में ध्यान दीजिएगा, 1965 एपीसी कृषि कीमत उद्योग, एग्रीकल्चर प्राइस कॉमन। तो 1964 में क्या हो जाएगा, यूटीआई यानी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, क्या यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। आईडीबीआई की बात करेंगे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, क्या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। 4 की बात करेंगे, एफसीआई भारतीय खाद्य निगम, क्या भारतीय खाद्य निगम, खाद्य सुरक्षा। लक्ष्य 5.6%, प्राप्ति 2.8%। योजना अवकाश की बात करेंगे, 1966 से लेकर 69। वार्षिक योजना एनुअल प्लान अपनाई गई 3 वर्षों के लिए, 1966 से 67। क्या हो जाएगा, हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन 1967 से 68, 1968-69 यानी कि सिफारिश नरमीन समिति के द्वारा, ठीक है ना। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74। मॉडल अशोक रुद्र एवं एलन मॉडल था। स्थिरता के साथ साथ आर्थिक विकास भी है, आत्मनिर्भरता। लक्ष्य 5.7%, प्राप्ति 3.3%। ऑपरेशन फ्लूड की बात करें 1970 में आज दुग्ध मिल्क के द्वारा। 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है। और उपलब्धियां इसमें क्या होता है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। क्या होता है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया। और स्माइलिंग बुद्धा 1974 में परमाणु परीक्षण किया गया। 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें 1974 से लेकर 79 तक। और केवल 4 वर्षों की योजना थी 1974 से लेकर 78। जनता पार्टी सरकार ने इसे 1 वर्ष पहले ही समाप्त किया, ठीक। और मॉडल डीपी धर मॉडल पर आधारित। उद्देश्य क्या था, गरीबी उन्मूलन। लक्ष्य 4.4%, प्राप्ति 4.8%। और 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम एनएनपी चलाया गया। 1977 की बात करेंगे, 78, 1977 काम के बदले अनाज योजना, काम के बदले अनाज योजना। 20 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी की स्थापना होती है। अंत्योदय योजना इसी में चलता है 1977 से 78। आपातकाल की घोषणा 1975 में। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया। और 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया। अनवरत योजना की बात करेंगे 1978 से लेकर 1980 तक। पुरानी योजनाओं को अपनाना, अवधारणा गुन्नार मॉडल, एशियन ड्रामा की बात करेंगे। भारत में लागू प्रोफेसर टीडी लकड़वाला, ठीक। गांधीवादी नीति की बात करेंगे, गांडीयन पॉलिसी को अपनाया गया। अहिंसा और सत्य की बात करेंगे, ठीक है ना। 6 5 ईयर प्लान की बात करें 1980 से 85 के बीच चला गया। उद्देश्य गरीबी को कम करना, प्राथमिकता रोजगार को बढ़ाना, बेरोजगारी को बढ़ाना। टारगेट क्या है, 5.2%, प्राप्ति 5.7%। इसमें योजना आयोग ने गरीबी निर्देशांक चलाया। और ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। शहरी क्षेत्र में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। नाबार्ड की बात करेंगे 12 जुलाई 1982 ईस्वी में आती है। NERP नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। एक्जिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ इंडिया। IREP की बात करेंगे, इंटीग्रेटेड रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, एकीकृत ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। 7th 5 ईयर प्लान 1985 से 90। प्राथमिकता रोजगार, आर्थिक समृद्धि, खाद्यान्न उत्पादन, ठीक है ना। उद्देश्य की बात करेंगे आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय, ठीक है ना। लक्ष्य की बात करेंगे 5%, प्राप्ति 6%। और मॉडल जॉन मिलर मॉडल। उपलब्धियां सेबी की स्थापना होती है। और 1986 में कपाट यानी काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपुल्स एक्शन फॉर रूरल टेक्नोलॉजी आती है। 1989 में जवाहर सागर योजना आती है। वार्षिक योजना की बात करेंगे, एनुअल प्लान की बात करें 1990 से 92 के बीच में आता है। कारण क्या था, भुगतान संतुलन की समस्या। और इंपोर्ट निर्यात, ठीक है ना, निर्यात एक्सपोर्ट कहते थे। और विदेशी विनिमय भंडार, ठीक है ना, इसमें डॉलर और एन रूबल और आपका हो जाएगा, ठीक है ना। आर्थिक नीति की बात करेंगे, नई आर्थिक नीति 24 जुलाई 1991। आयाम की बात करेंगे, डिमेंशंस LPG यानी ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। उदारीकरण था। और क्या था, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, यानी क्या हो जाएगा, प्राइवेटाइजेशन आपका हो जाएगा। CDB की बात करेंगे, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। 2 अप्रैल 1990 को आती है लखनऊ में। 8th फाइनेंशियल ईयर, मतलब
8वीं पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे। ठीक, इसका उद्देश्य 1992 से लेकर 97 के बीच में आती है। उद्देश्य इसका क्या था? आधारभूत संरचना, बिजली, सड़क, पानी, भवन। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक आती है और उद्देश्य इसका क्या था? आधारभूत संरचना, बिजली, सड़क, पानी, भवन। ठीक है ना, लक्ष्य इसका क्या था? 5.6%, प्राप्ति 6.8%। जॉन मिलर मॉडल की बात करेंगे, भारत WTO विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बनता है। 1 जनवरी 1995 को आती है और 9वां फाइनेंशियल ईयर प्लान की बात करें 1997 से 2002 के बीच में आती है। प्राथमिक बात करेंगे, प्राथमिकता समानता और सामाजिक न्याय, लक्ष्य 6.5%, प्राप्ति 5.7%। कारगिल युद्ध की बात करें 1999। KCC की बात करें, किसान क्रेडिट कार्ड, मार्च 1998 में आता है। और 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के बीच में आती है। प्राथमिकता सामाजिक न्याय, समानता और आर्थिक विकास समृद्धि। ठीक है ना, लक्ष्य की बात करेंगे 8%, प्राप्ति 7.6%, सर्वाधिक सफल रही। 11वीं पंचवर्षीय योजना कब आती है? 2007 से लेकर 2012 के बीच में आती है और मॉडल कौन सा था? 3 रंगराजन मॉडल और लक्ष्य 9% और प्राप्ति 7.9% और 8% के लगभग। उद्देश्य इसका था समावेशी विकास। ठीक है ना, सबका विकास, एन अकाउंट ओपन किया गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-17 के बीच में आती है। उद्देश्य इसका क्या था? तीव्र सतत समावेशी विकास। अंतिम पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे, PM जन धन योजना, आधार योजना, लक्ष्य 8%, प्राप्ति 8.2%। नीति आयोग की बात करेंगे, 1 जनवरी 2015 में आती है। ठीक, वित्त आयोग, आर्टिकल 280 वित्त आयोग। ठीक है ना, प्रकृति संवैधानिक, कुल 16, गठन राष्ट्रपति करते हैं और कार्यालय 5 वर्ष के लिए। ठीक है ना, टेन्योर, पहला वित्त आयोग 22 नवंबर 1952 को आती है और कार्य फंक्शन करों का बंटवारा करना। इसमें इसके सिफारिशें सलाहकारी, संरचना अध्यक्ष सदस्य 4। ठीक, आर्टिकल 275 राज्यों और U2 को दिया जाने वाला अनुदान। 16वें वित्त आयोग की बात करेंगे, 16 दिसंबर 2023, अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। ठीक, चलिए नीति आयोग की बात करेंगे, वित्त आयोग, आर्टिकल 280 वित्त आयोग। प्रकृति की बात करेंगे, संवैधानिक, कुल 16, गठन राष्ट्रपति के द्वारा, कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। पहला वित्त आयोग 22 नवंबर 1951, कार्य करों का बंटवारा। ठीक, इसकी सिफारिशें सलाहकारी, संरचना अध्यक्ष और सदस्य 4 इसमें थे। आर्टिकल 275 राज्यों और U2 को दिया जाने वाला अनुदान। 16वें वित्त आयोग 31 दिसंबर 2023 को, अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2025 को पेश करेगा। सिफारिशें 1 अप्रैल 2023 को आने वाले 5 वर्षों तक लागू होंगी। फर्स्ट फाइनेंशियल प्लान KC नियोगी, 6 फाइनेंशियल प्लान ब्रह्मानंद रेड्डी, सेकंड फाइनेंशियल के संथानम, 7th फाइनल JM बेलसेलेट और थर्ड के AK चंदा, 8 फाइनेंशियल यार चल्हड़ आपके हो जाएंगे। 4th PB राजमन्नार KC पंत और 5th के महावीर त्यागी। ठीक है ना, 11th के M खुसरो, 14 के YE रेड्डी, 12वें फाइनेंशियल ईयर C रंगराजन, 15वें के NK सिंह, 13वें के विजय केवलकर और 16वें के अरविंद पनगड़िया। राष्ट्रीय विकास परिषद NDC की बात करेंगे, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बात करेंगे। स्थापना कब होती है? 6 अगस्त 1952 को होती है। KC नियोगी समिति के द्वारा होती है। प्रकृति गैर संविधानिक, नान क्या हो जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशनल, जिसका जिक्र संविधान में ना हो। अध्यक्ष इसके PM होते हैं योजना आयोग के समान। और कार्य की बात करेंगे, योजनाओं का मूल्यांकन करना, योजनाओं का अंतिम मंजूरी देना, आर्थिक नीति की समीक्षा करना। इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाया गया। योजना आयोग की बात करेंगे, गठन 15 मार्च 1950, KC नियोगी समिति सिफारिश। प्रकृति की बात करें, गैर संविधानिक, परामर्श दात्री, सलाहकारी। अध्यक्ष PM पदेन होता है और उपाध्यक्ष गुजारी लाल नंदा पहले थे, अंतिम मोन्टेंग सिंह अहलूवालिया थे। अशोक चंद्रा ने योजना आयोग को आर्थिक मंत्री परिषद कहा है। क्या कहा है? आर्थिक मंत्री परिषद कहा है। ठीक है ना, ये आप कर लेंगे। तो वीडियो को यार लाइक भी करते चलिएगा और बहुत ज़्यादा मेहनत आपके लिए हो रही है। ठीक है ना, और सारी चीज़ों को हम रिवाइज करा देंगे अगर आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहेंगे तब। नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया योजना 15 अगस्त 2014 का होती है, मोदी जी के द्वारा लाल किले से। प्रकृति गैर संवैधानिक, सलाहकारी, कार्यकारिणी और उपनाम
थिंक टैंक बौद्धिक संस्था, स्थापना 1 जनवरी 2015 को आती है। अध्यक्ष पीएम पदेन थे और उपाध्यक्ष पीएम द्वारा नियुक्त किया गया। फर्स्ट अरविंद पनगड़िया, वर्तमान में सुमन बेरी। सीईओ की बात करेंगे मुख्य कार्यपालन अधिकारी। फर्स्ट सिंधु श्री खुल्लर और वर्तमान में BVR सुब्रमण्यम आपके हो जाएंगे। गवर्निंग काउंसिल की बात करेंगे सभी राज्यों के सीएम। यूटी में सीएम की बात करेंगे राज्यपाल प्रशासक, क्या हो जाएगा राज्यपाल प्रशासक। ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे सरकारी संघवाद को ऑपरेटिव क्या हो जाएगा फेडरलिज्म, ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा। राज्यों की सक्रियता, सुदूर क्षेत्रों का विकास, ज्ञान एवं नवाचार आपका हो जाएगा। NITI नीति आयोग द्वारा जारी किए गए इंडेक्स सूचकांक। SDG इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। समग्र जल प्रबंधन सूचकांक IWMI। जिला अस्पताल सूचकांक DHI। कृषि विपणन और किसान हितैषी सूचकांक आपका हो जाएगा। वित्त बाजार, जहां वित्त का लेन देन ना हो। रुपया धन, जहां क्रेता बायर और विक्रेता सेलर हो। प्रकार की बात करेंगे मुद्रा बाजार, मनी मार्केट, पूंजी बाजार, कैपिटल। अगर वित्त का लेन देन 1 वर्ष से कम समय के लिए होता है तो उसे मुद्रा बाजार कहते हैं। फर्स्ट ईयर वित्त की बात करेंगे, यह RBI द्वारा नियंत्रित होता है। अगर वित्त यानी वित्त का लेन देन 1 वर्ष से अधिक समय यानी कि के लिए होता है तो इसे सेबी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। मुद्रा बाजार की बात करेंगे 2 प्रकार की, संगठित मुद्रा बाजार और असंगठित मुद्रा बाजार। नियम कानून, ठीक है ना, बैंक, शेयर मार्केट अंश और हिस्सा, ठीक है ना, और सेठ और साहूकार व्यापारी वर्ग आपका हो जाएगा। शेयर, हिस्सा और अंश, रोटी, 1 रोटी भाग 2, ठीक है ना, ये आप इसको छोड़िए, इसको बहुत ज़्यादा नहीं है ये। शेयर और शेयर की बात करेंगे, शेयर प्रकार क्या होता है, इक्विटी शेयर होता है, इसमें कंपनी के लाभ और हानि पर शेयर धारकों को लाभ या हानि होता है। अधिमात की बात करेंगे, प्रेफरेंस शेयर, इसमें कंपनी के दिवालिया होने पर शेयर धारकों को पहले पैसा दिया जाता है। पूंजी बाजार के प्रकार की बात करेंगे, पूंजी प्राथमिक पूंजी बाजार, द्वितीयक पूंजी बाजार। शेयर की बात करेंगे, इन्वर्टरी विनय और इन्वर्टरिस कमाल और निवेशक क्या हो जाएगा प्रिंस, ठीक, आपका ये हो जाएगा। और जब कोई निवेशक अपने शेयर को किसी अन्य निवेशक को बेचता है तो यह द्वितीयक पूंजी बाजार कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वितीयक पूंजी बाजार कहलाता है। देखिए इन्वेस्टर और इन्वेस्टर की बात करेंगे, FPO फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, ठीक है, जब कोई कंपनी पहली बार बाजार से धन इकट्ठा करने के लिए अपने शेयर जारी करती है तो यह IPO कहलाता है और यह बाजार प्राथमिक पूंजी बाजार कहलाता है, ठीक। सेबी की बात करेंगे, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, ठीक है ना। चलिए, स्थापना 12 अप्रैल 1988 को होती है, मुख्यालय इसका मुंबई में है। कानूनी वैधानिक दर्जा संवैधानिक की बात करेंगे 30 जनवरी 1992 को होता है। सेबी एक्ट 1992 को आता है। स्टेचुटरी बॉडी की बात करें, कार्य की बात करें, पूंजी बाजार को संचालित करना। इनसाइडर ट्रेनिंग की बात करेंगे, भेदिया बाजार को रोकना। म्यूचुअल फंड को संचालित करना, इन्वेस्टर के हितों को ध्यान रखना। डीमेट की बात करेंगे, शेयर खरीदी बिक्री। और बुल की बात करेंगे, तेंजड़िया को शेयर मार्केट में वृद्धि बढ़ाने का अनुमान लगाते हैं। बियर मंदाड़िया की बात करें, जो शेयर को कमी या नुकसान लगाते हैं। भारत में मान्यता प्राप्त 23 स्टॉक एक्सचेंज है। देखिए NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करेंगे, फिरवानी समिति सिफारिश पर 1991 में संवेदी सूचकांक यानी कि निफ्टी 50 की स्थापना 1992 में होती है। मुख्यालय इसका मुंबई में है। और प्रमोटर IDBI 1964 ईस्वी में, ठीक। BSE की बात करेंगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करेंगे, एशिया का सबसे पुराना, स्थापना 1875 में, मुख्यालय हेडक्वार्टर मुंबई, दलाल स्ट्रीट। 150 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला स्टॉक एक्सचेंज है। संवेदी सूचकांक की बात करेंगे, सेंसेक्स 30 टॉप ब्लू चिप कंपनी, ठीक। चलिए, भारत के प्रमुख शेयर बाजार की बात करेंगे, डो जोन्स न्यूयॉर्क में, निक्की जापान टोक्यो में, बोवेस्पा ब्राज़ील में, सीमेक्स सिंगापुर, कोस्पी कोरिया, फ्रैंकफर्ट जर्मनी। बीमा क्षेत्र की बात करेंगे, इंश्योरेंस सेक्टर में, नियामक नियंत्रित यानी रिस्क, स्वास्थ्य, जीवन बीमा, संपत्ति। और IRDA मुख्य देवाशीष पांडा वित्त मंत्रालय के तहत, ठीक है ना। स्थापना IRDA अधिनियम 1999, 19 नवंबर 2000,
प्रकृति इसकी संवैधानिक थी, ठीक है ना, संवैधानिक प्रकृति है, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हैदराबाद में है, ठीक है ना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हैदराबाद में। ध्यान से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए भारतीय कर व्यवस्था की बात करेंगे, इंडियन टैक्स सिस्टम। कर की बात करेंगे, व्यक्ति कंपनी सरकार को अदा करती है, क्या करती है, जो व्यक्ति है कंपनी सरकार को अदा करती है। यह एक अनिवार्य भुगतान है, सरकार की आय का स्रोत है। उद्देश्य की बात करेंगे, आय की विषमता, सेवाओं का पुनर्वितरण, कर टैक्स बेस कर देने वाले लोगों की संख्या, कर आधार कर संग्रह कलेक्शन, कर अपवंचन की बात करेंगे, कर की चोरी। और कराधान के 4 सिद्धांत दिए गए, समता का सिद्धांत, निश्चितता का सिद्धांत, सुविधा का सिद्धांत, मितव्यता का सिद्धांत, ठीक है ना। आपका ये हो जाएगा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा। कराधान की प्रणालियाँ, प्रगतिशील कर प्रणाली, प्रतिगामी कर प्रणाली, अनुपातिक कर प्रणाली, अधोगामी कर प्रणाली, ठीक है ना। आपका ये हो जाएगा प्रगतिशील कर प्रणाली, यानी देखिए इनकम बढ़ेगी तो कर की दर भी बढ़ेगी, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा, जैसे आपकी कर की दर बढ़ रही है लगातार, वैसे आपकी इनकम भी क्या हो रही है, इनकम बढ़ रही है तो कर की दर भी आपकी बढ़ रही है। प्रतिगामी, देखिए इनकम बढ़ेगी तो कर की दर देखिए क्या होता है, कर की दर आपका बढ़ेगी। प्रतिगामी कर प्रणाली की बात करेंगे, आय बढ़ेगी तो कर की दर क्या होगी, ध्यान दीजिएगा, इनकम, अगर ध्यान दीजिएगा इनकम बढ़ेगी तो आपकी कर की दर भी क्या होगी, बढ़ेगी। अनुपातिक कर प्रणाली की बात करेंगे तो इनकम, आय ज़्यादा हो या कम हो, क्या हो, आय ज़्यादा हो या कम हो, जो कर की दर होगी एक स्थिर रहेगी, स्टेबल रहेगी। तो कर की दर कितनी हो जाएगी यहाँ पर 15%, आय क्या है 12, मतलब इसमें फिक्स रहती है। अधोगामी कर प्रणाली की बात करेंगे, डिग्रेसिव की बात करेंगे, तो इसको अच्छी तरीके से इसको भी समझिएगा और बहुत ही अच्छी तरीके से समझिएगा, ठीक है ना। इसे भारत में अपनाया गया है। आय की बात करेंगे, कर की दर बढ़ेगी प्लस आय घटे या बढ़े तो कर की दर क्या होगी, स्थिर रहेगी, यानी अनुपातिक अवस्था में रहेगी, ये प्रगतिशील रहेगी, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा। आगे चलेंगे, आगे ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इनकम स्लैब और रेट की बात करें, 0 से 3 लाख पे आप कमाएंगे तो 0% पे आपका कोई नहीं देना पड़ेगा टैक्स। अगर 3 से 6 लाख रुपए कमाते तो 5% आपका लगेगा, और 6 से 9 लाख रुपए कमाते हैं तो 10%, और 9 से 12 लाख रुपए कमाते हैं तो 15%, और 12 से 15 लाख कमाते हैं तो 20%, और 15 लाख से प्लस कमाते हैं तो 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक। लाकर वक्र की बात करेंगे तो कर से संबंधित कर की दर बढ़ेगी तो कर संग्रह यानी टैक्स कलेक्ट क्या होगा, बढ़ेगा। सरकार अपना कर संग्रह बढ़ाने के लिए कर की दर टैक्स रेट में वृद्धि करती है, परंतु एक सीमा के बाद कर की चोरी होने लगता है, ठीक है ना। चलिए लाफर वक्र की बात करेंगे, ये आप देख लीजिए, इस तरीके से बना हुआ है, इसको देख लीजिएगा। आगे चलें, कर के प्रकार की बात करेंगे तो प्रत्यक्ष कर एक अप्रत्यक्ष कर होता है। प्रत्यक्ष कर देखिए ध्यान दीजिएगा क्या होता है, इसको भी अच्छी तरीके से समझेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है ना। चलिए प्रत्यक्ष कर देखिए क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर क्या होता है। प्रत्यक्ष कर क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जिस पर लगाया जाता है उसी के द्वारा अदा किया जाता है। तो प्रत्यक्ष कर क्या होता है, जिस पर लगाया जाता है उसी के द्वारा क्या किया जाता है, पे किया जाता है। और जैसे आपका एग्जाम्पल तौर पे आयकर हो गया, इनकम टैक्स हो गया, निगम कर हो गया, कॉरपोरेट टैक्स हो गया, उपहार कर हो गया, गिफ्ट टैक्स हो गया, व्यय कर हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, संपत्ति कर हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, पूंजी लाभ कर क्या हो गया, कैपिटल गेन टैक्स हो गया, और लाभांश कर क्या हो जाएगा, डिविडेंड टैक्स आपका हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे देखिए यह लगाया किसी और पर जाता है और अदा किसी और के द्वारा किया जाता है। देखिए क्या हो गया, जीएसटी हो गया, सीमा शुल्क हो गया, सेवा कर हो गया, बिक्री कर आपका हो गया, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। कनाडियन मॉडल को अपनाया गया। जीएसटी की बात करेंगे, इसका अन्य नाम लागू कब होता है, वस्तु और सेवा कर। गंतव्य आधारित कर है, बहुस्तरीय कर होता है और अप्रत्यक्ष कर होता है। विश्व की बात करेंगे, फ्रांस 1954 ईस्वी में, 1 जुलाई 2017 को लगाया गया भारत में।
फर्स्ट असम में, द सेकेंड बिहार में विजय केलकर टास्क फोर्स की सिफारिश पर। इसमें कुल 17 अप्रत्यक्ष करों को शामिल किया गया। संसद की बात करेंगे 122वां संविधान संशोधन बिल विधेयक राज्यसभा 3 अगस्त 2016 को, लोकसभा 6 अगस्त 2016 को, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कब होता है? 8 सितंबर 2016 को हस्ताक्षर होता है। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम एक्ट 2016 को आता है। 3 अनुच्छेद को जोड़ा गया। कौन कौन से? आर्टिकल 264 ए को जीएसटी के बारे में है, आर्टिकल 269 ए को अंतर्विजीय कर है, आर्टिकल 79 ए को जीएसटी काउंसिल के द्वारा आता है। जीएसटी स्लैब की बात करेंगे 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, ठीक है ना। जीएसटी के प्रकार की बात करते हैं, जीएसटी कंट्रैक्ट जीएसटी, एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी, आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी राज्यों के मध्य लगने वाला कर, यूजीएसटी यानी जीएसटी आपका हो जाएगा। जस्टिन की बात करेंगे 15 अंक जीडीटी होता है, ठीक है ना। जीएसटी परिषद की बात करेंगे आर्टिकल 279 का ये। इसमें क्या है? प्रकृति एंड नेचर संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशंस गठन 12 सितंबर 2016 को होता है, राष्ट्रपति के द्वारा होता है। संरचना कैसी होती है? अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री फर्स्ट अरुण जेटली, वर्तमान निर्मला सीतारमण। सदस्य सभी राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं। जीएसटी के दायरे से बाहर वस्तुएं आपकी हो जाएंगी। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट यानी कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, वायुयान ईंधन। दूसरा स्टाम्प बिक्री, अफीम, तंबाकू मानव उपयोग हेतु, ठीक है ना। जीएसटी के कार्य की बात करेंगे, वस्तु और सेवा को जीएसटी के दायरे में और बाहर रखने की जिम्मेदारी है। गरीबी की बात करेंगे, पुअर्टी की बात करेंगे, दशा और सिचुएशन 2 प्रकार की होती है। दशा कौन सी? मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित की दशा, रोटी, कपड़ा, मकान। सापेक्ष यानी सापेक्ष गरीबी, निरपेक्ष गरीबी आपका हो जाएगा। सापेक्ष गरीबी में क्या क्या आएगा? ध्यान दीजिएगा, इसमें आय वितरण की तुलना की जाती है। मापन यानी मेजरमेंट, 2 विधियां हैं इसकी, ठीक है ना, लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक, ठीक। निरपेक्ष गरीबी क्या होती है? इसमें यह देखा जाता है कि कितने लोग गरीब हैं। इसमें क्या देखा जाता है कि कितने लोग गरीब हैं। मापन मेजरमेंट, हेड काउंट मेथड की बात करेंगे। लॉरेंज वक्र की बात करेंगे, अवधारणा कंसेप्ट प्रोफेसर लॉरेंस 1905। यह आय की विषमता को दर्शाता है। किसको? आय की विषमता को दर्शाता है, ठीक। चलिए आगे चलेंगे। गिनी गुणांक की बात करेंगे, अवधारणा, यह करोड़ों गिनी 1912, इसका मान 0 और 1 के मध्य होता है, यानी पूर्ण समता और यहाँ पर असमता हो जाएगी। गरीबी वक्र दूसरा रेंजर नक्शे ने दिया, ठीक है ना। आगे चलेंगे, गरीबी की बात करें, गरीबी दुष्चक्र की बात करेंगे, रेयर नक्शे ने दिया 1953 में। गरीबी देखिए ध्यान दीजिएगा, गरीबी से क्या होता है? आय कम होती है, आय कम होता है, बचत कम होता है, निवेश कम होता है, मांग कम होती है, उत्पादन कम होता है, रोजगार कम होता है, तो बेरोजगारी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। आय कम होती है इसमें, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा गरीबी, ठीक। चलिए आगे चलेंगे। गरीबी की सीमितियाँ, डांडेकर क्या हो जाएगी? इनकी सीमितियाँ कौन कौन सी? ध्यान दीजिएगा। तो गरीबी की समितियाँ देख लीजिए। डांडेकर एवं एन रथ समिति 1971, क्या हो जाएगा? डांडेकर एवं एन रथ समिति 1971। अरविंद पनगड़िया समिति 2015, क्या हो जाएगा? डांडेकर एवं एन रथ समिति 1971 और अरविंद पनगड़िया समिति 2015। अलग समिति 1977 में गठन होता है। रिपोर्ट 1979 में आती है। पोषक तत्वों के आधार पर गरीबी का मापन, ठीक। रूरल ग्रामीण की बात करेंगे, 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। शहरी में 2100 कैलोरी आपका हो जाएगा, ठीक। लकड़वाला समिति 1990 की बात करेंगे। रिपोर्ट 1993 में आती है। सिफारिश 2 सूचकांक इंडेक्स आपका हो जाएगा। CPI AL यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करेंगे। CPI IW की बात करेंगे। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल की बात करेंगे। सुरेश तेंदुलकर समिति 2005 की बात करेंगे तो रिपोर्ट कब आती है? 2009 में आती है। सिफारिश मासिक उपभोग के आधार पर गरीबी का मापन। ग्रामीण की बात करेंगे 816 रुपये प्रति व्यक्ति। शहरी की बात करेंगे 100 रुपये प्रति व्यक्ति आपका हो जाएगा। सी रंगराजन समिति 2012 की बात करेंगे। रिपोर्ट 2014 में आती है। मासिक उपभोग ग्रामीण 1972 रुपये, शहरी में 1407 रुपये, ठीक है ना।
गरीबी रेखा की बात करेंगे APL, गरीबी रेखा से ऊपर, ठीक है ना, गरीबी रेखा से नीचे। सुविधाएं की बात करेंगे सामाजिक वितरण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अनाज, चावल, नमक, गेहूं, दाल, शक्कर। गरीबी कारण देखिए, ध्यान दीजिएगा, रोजगार की कमी होना, बेरोजगारी का बढ़ना। मुद्रास्फीति की बात करेंगे, मुद्रास्फीति आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, अशिक्षा जनसंख्या का बढ़ना, ठीक है ना। गरीबी के परिणाम की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, गरीबी के परिणाम की बात करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आपके लिए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा, परिवार विघटन, चोरी डकैती लूट, नशा, मानसिक तनाव, बाल अपराध आपका हो जाएगा। बेरोजगारी की बात करेंगे, रोजगार एम्प्लॉयमेंट, प्रचलित मजदूरी पर कार्यरत व्यक्ति रोजगार से है जिससे वह आर्थिक लाभ की प्राप्ति करता है, जिसके पास काम है जिससे वह धन कमाता है। बेरोजगारी की बात करेंगे, यह एक ऐसी दशा है जिसमें व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दर पर काम करना चाहता है लेकिन उससे काम नहीं मिलता। प्रकार बेरोजगारी की बात करेंगे तो एक ऐच्छिक बेरोजगारी होती है, रोजगार मिलते हुए भी अगर कोई व्यक्ति कार्य करने का इच्छुक नहीं है तो ऐच्छिक बेरोजगार कहा जाता है। मौसमी बेरोजगारी की बात करेंगे, यह ग्रामीण क्षेत्रों, प्राथमिक क्षेत्रों में सर्वाधिक पाई जाती है। देखिए इसमें जो बेरोजगारी होती है ऐच्छिक बेरोजगारी में, जैसे कि जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, जैसे हम लोग हैं, जैसे अगर हम लोग रोजगार ढूंढेंगे तो रोजगार मिलेगा, बाहर चले जाइए बहुत सारी कंपनियां हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ अपना रोजगार पा सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सरकारी नौकरी के पीछे क्या करते हैं, तैयारी करते हैं और हम लोग सोचते हैं कि हमारी इच्छा के अनुसार नौकरी मिले, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। ऐच्छिक बेरोजगारी समझ लो ना, मतलब रोजगार मिलते हुए भी हम लोग रोजगार नहीं ले रहे हैं, हम अपनी इच्छा के अनुसार रोजगार लेंगे, उसी हम कहेंगे ऐच्छिक बेरोजगारी, ठीक। और मौसमी बेरोजगारी जैसे आपका हो गया ग्रामीण क्षेत्रों में, प्राथमिक क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है, यहाँ समय तक लोगों के पास रोजगार रहता है। जैसे अगर जो किसान है, किसान के बारे में आप लोग जानते हैं, जैसे फसल कटने लगी, फसल निकलने लगी, तो उस समय तो उसका रोजगार रहता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा गर्मी आ जाती है, उसका रोजगार नहीं होता है, तो उस समय क्या होता है, वहाँ मौसमी बेरोजगारी आ जाती है, मतलब 2-3 महीने आपकी बिल्कुल भी कमाई नहीं होगी, ठीक। तो उसके बाद वहाँ बेरोजगार रहते हैं। अदृश्य की बात करेंगे, छिपी हुई प्रच्छन्न बेरोजगारी, यह ग्रामीण क्षेत्र में होती है, प्राथमिक क्षेत्र में किसी भी कार्य में आवश्यकता में अधिक लोग, जैसे आप कृषि क्षेत्र में मतलब बहुत ज़्यादा होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रच्छन्न बेरोजगारी जिसे कहते हैं आप, इनविजिबल छिपी हुई बेरोजगारी। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे कृषि कर रहे हैं आप लोग, घर में 5 जन हैं, अगर उसमें से 3 जन कृषि कर रहे हैं और 2 जन घर का, मतलब जैसे आटा पिसवाना हो गया, तेल निकलवाना हो गया, खादी ले आना हो, कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं, तो वो क्या होते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी होती है, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा इस तरीके से, ठीक। और चक्री बेरोजगारी की बात करेंगे, अब विकसित देशों में पाई जाती है चक्री बेरोजगारी, जैसे मांग होती है, मांग ज़्यादा हो जाएगी, उत्पादन कम हो जाएगा, रोजगार कम हो जाएगा, तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। इस तरीके से उत्पादन अधिक होगा तो रोजगार भी बढ़ेगा, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा इस तरीके से। संरचनात्मक एवं शिक्षित बेरोजगारी की बात करेंगे, योग्यता और रोजगार के मध्य तालमेल का अभाव, जैसे आपने बहुत बड़ी डिग्री ले रखी है और आप किसी कंपनी में 12,000 की नौकरी कर रहे हैं, तो आपने वहाँ पर संरचनात्मक शिक्षित बेरोजगारी के अंतर्गत आप आ जाएंगे। योग्यता और रोजगार के मध्य तालमेल का अभाव, योग्यता के अनुसार रोजगार की प्राप्ति नहीं होना। संघर्षणात्मक और घर्षणात्मक, एक रोजगार से दूसरे रोजगार के मध्य का समय। संघर्षात्मक और बेरोजगारी की बात करेंगे, जैसे कांस्टेबल और आईपीएस तक जाना, जैसे आप एक कांस्टेबल पे शुरुआत करते हैं और कहाँ तक जाते हैं, आईपीएस तक जाते हैं। बेरोजगारी कम करने के उपाय की बात करेंगे, रोजगार को बढ़ावा देना, जनसंख्या नियंत्रण करके, योजना चलाकर, स्किल यानी डेवलपमेंट प्रोग्राम को चलाकर आप क्या कर सकते हैं, बेरोजगारी को कम कर सकते हैं। शिक्षा को बढ़ाकर भी आप रोजगारी को कम कर सकते हैं, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक। नेशनल इनकम की बात करेंगे, जैसे आपका परिवार है, ठीक, पिता के यहाँ आपके शिक्षक हैं, 2,200 रुपये आपके सेवा क्षेत्र में हैं,
माता आपकी बैंक में 100 रुपये, सेवा क्षेत्र में भाई उद्योग क्षेत्र में 100 रुपये, द्वितीयक क्षेत्र में बहन सेवा क्षेत्र में, सेना क्षेत्र में 100 रुपये, चाचा कृषि क्षेत्र में 50 रुपये प्राथमिक। तो पारिवारिक आय कितनी हो गई? 550 रुपये। तो परिवार की प्रति व्यक्ति आय जो होती है, परिवार की कुल आय बटे परिवार में कुल सदस्य, तो ध्यान दीजिएगा 510 रुपये बटे 5 यानी 110 रुपये आपका हो जाएगा। उत्पादन के कारक या साधन की बात करेंगे, भूमि, लैंड, किराया, श्रम, वेतन, मजदूरी दर, पूंजी, धन और मशीन, ब्याज आपका हो जाएगा। साहस, उद्यमशीलता यानी लाभ आपका हो जाएगा, बेनिफिट। राष्ट्रीय आय की बात करेंगे, एक ईयर का डाटा होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष कहते हैं। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में होने वाली अंतिम वस्तु और सेवा का समग्र मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। किसी देश की अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादन के साधनों को मिलने वाली कुल कारक आय राष्ट्रीय आय कहलाती है। दादा भाई नौरोजी 1867 से 68 भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान, ठीक है ना, प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये, ठीक, ये आपका हो जाएगा। और धन की निकासी का सिद्धांत इन्होंने दिया। मुद्रा के रूप में राष्ट्रीय आय को मापा जाता है। राष्ट्रीय आय की समिति 4 अगस्त 1949 की स्थापना और गठन की जाती है। अध्यक्ष पीसी महालनोबिस आपके हो जाएंगे, सदस्य गाडगिल और वीके राव, ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा। राष्ट्रीय आय की बात करेंगे, राष्ट्रीय आय का मापन। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में चलें, अगली वीडियो में आपका 3 वीडियो में लगभग समाप्त कर देंगे इसको। बहुत आराम से पढ़ेंगे, बहुत जल्दबाजी नहीं करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।